चलो देखते हैं। देखो सबसे फर्स्ट में जो एक्सटर्नल फैक्टर है हम लोग वो देखेंगे, फैक्टर दैट अफेक्ट ट्रांसलेशन। फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसलेशन, ठीक है ना। देखो सबसे फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट। चलो लाइट के इंटेंसिटी से क्या क्या हो सकता है प्लांट में, बताओ। तुम लोग आंसर करोगे, जो क्वेश्चन पूछ रहे तुम लोग जवाब दो, तुम लोग को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है उस कंडीशंस में अगर हम बात करेंगे ट्रांसमिशन का, वो ज्यादा होगा कि कम होगा, ये चीज तुम लोग बताओगे। बताओ, बोलो बोलो। क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा ना। बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट से प्लांट पे क्या असर पड़ेगा, ये चीज बोल रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट से क्या होगा, बताओ बोलो। ट्रांसपिरेशन इंक्रीज क्यों हो जाएगा? क्यों होगा? ट्रांसमिशन ज्यादा होगा सर। क्यों क्यों होगा बताओ, वही तो हम पूछ रहे हैं। क्योंकि ज्यादा हीट होगा तो ज्यादा वेपर इवेपोरेट करेगा। देखो वो टेम्परेचर का केस है, बट इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है, लाइट का क्या काम है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। देखो हेल्प इन किस में होगा? फोटोसिंथेसिस, बस समझना है थोड़ा सा। तो फोटोसिंथेसिस में कैसे ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट करेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में अगर होगा तो उसमें एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। वो क्या होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ऐसा होता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी हाई होगा उतना ही ज्यादा स्टोमाटा ओपन रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम सनलाइट का इंटेंसिटी लो कर देंगे तो कभी भी स्टोमाटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म है वो नहीं हो पाएगा। ओपनिंग होने के कारण जो होता है CO2 इंटर करेगा, तो यहाँ ट्रांसपिरेशन, क्योंकि CO2 ज्यादा इंटर करेगा तो वाटर भी वहां पे चाहिए। और वाटर एक टाइम पे क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब लो होता है तो स्टोमाटा क्लोज हो जाता है और वाटर जो है एक्सेस वो बाहर निकलेगा और ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि एक्सेस लॉस ऑफ वाटर ही ना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो फोटोसिंथेसिस जितना ज्यादा होगा उतना वाटर का जरूरत पड़ेगा, और एक टाइम पे जब क्लोज होगा तो वाटर तो वो प्रेजेंट होगा ही, वही वाटर वहां से विड्रॉ करेगा, देन ट्रांसपिरेशन करेगा। तो इस केस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है कि स्टोमाटा ओपन होगा तो CO2 भी अंदर आएगा और H2O भी यूज होगा, और H2O यूज होगा तो वहां पे ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। बोलो कोई दिक्कत? तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना इस केस में, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज, देन ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। बोलो कोई डाउट है? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का टेम्परेचर है। देखो ध्यान रखना, कभी भी कोई भी मैकेनिज्म के लिए अगर कोई भी रॉ मटेरियल होता है तो उसका जो एसेंशियलिटी होना चाहिए। जैसे हम बताते हैं टेम्परेचर, जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर सनलाइट से ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है कहीं पे भी। टेम्परेचर हम लोग आर्टिफिशियली भी प्रोवाइड अगर प्लांट को कर देंगे तो वो ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा। जब यहाँ पे बात किया जाता है क्या कि ये टेम्परेचर का, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वाटर का लॉस होगा, मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वो रिलीज हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा? क्या होगा बताओ? इंक्रीज करेगा। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। सिंपल सा चीज है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना जल्दी से वेपोराइजेशन होगा और उतना ज्यादा वाटर का वेपोराइजेशन होगा और वो लॉस करेगा, और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है।
नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो है वो है वेलोसिटी ऑफ विंड। बताओ वेलोसिटी ऑफ विंड जो है उसमें क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड हम किसको बोलेंगे सबसे पहले ये बताओ। जब ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर जल्दी रिमूव हो जाएगा। देखो सिंपल है इसमें, वेलोसिटी ऑफ विंड, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा विंड का उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। क्यों होगा बताओ, क्या रीजन हो सकता है बताओ। सर क्योंकि विंड के साथ जो वाटर वेपर है वो मूव हो जाएगा, वापोरेट हो जाएगा और हाँ ज्यादा वो, इंक्रीज हो जाएगा प्रोसेस होने का। हाँ तो कहने का मतलब है वेलोसिटी ऑफ विंड भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपिरेशन। अगर वेलोसिटी ऑफ विंड इंक्रीज तो फिर ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट है ह्यूमिडिटी। ठीक है चलो ह्यूमिडिटी हम लोग बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं किसमें सबसे पहले ये बताओ। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दी एयर। हाँ जैसे एग्जांपल बताओ, कलकत्ता, कलकत्ता जो होता है ना वो गर्मी के टाइम पे और ज्यादा गर्म लगता है। क्यों, एक तो टेम्परेचर, ऊपर से नीचे में क्या है, पानी है, वो वेपराइज्ड होके वो और ज्यादा इस चीज को और गर्म करता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन को कम करेगा। क्यों, क्योंकि वाटर वेपर जो होता है, क्योंकि देखो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में रहता है में तो प्रेजेंट होता है तो उतना इफिशियंट वे में टेम्परेचर मिल नहीं पाएगा प्लांट को, जिसके कारण वो प्लांट जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेपर के फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होगा। इस केस में ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, इनवर्सली या डायरेक्टली, तो बता दो। ये होगा इनवर्सली। क्या होगा, इनवर्सली ट्रांसपिरेशन। ठीक है ये चीज है, चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। छोटा छोटा चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं। कंप्लीट हो गया बेटा। चलो देखो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। चलो CO2, तो CO2 में क्या होगा बताओ। CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, अगर ज्यादा होगा तो स्टोमाटा क्लोज होगा या ओपन होगा, पहले ये बताओ। सर ओपन होगा। क्यों ओपन होगा, रिलीज करने के लिए। देखो
CO2 का लेवल अगर ज्यादा होता है स्टोमाटा में, तो उसका जो एटमॉस्फेरिक लेवल है दोनों वहां पे डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, देखो एटमॉस्फेरिक लेवल से अगर स्टोमाटा के अंदर में CO2 का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उस केस में स्टोमाटा जो है वो ओपन ना होके क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओपन क्यों होता है? क्योंकि एक्सचेंज करना है, बाहर से अंदर लाना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि अंदर का लेवल जो है CO2 का इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बाहर से वो आने ही नहीं दे रहा है CO2 का। जब बाहर से आने नहीं दे रहा तो ओपन होके कोई फायदा नहीं है, वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। जब क्लोज हो जाएगा तो क्या ट्रांसपिरेशन होगा? वहां पे ट्रांसपिरेशन क्या होगा? नहीं होगा, मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर ही नहीं जाने देगा ना। कोई भी चीज है बाहर एक्सचेंजिंग करेगा तब ना। तो यहाँ CO2 के कारण स्टोमाटा क्लोज होगा, और क्लोज होगा तो वाटर का वहां यूज बहुत कम होगा, और वाटर का वहां यूज कम होगा तो क्या वो वेपराइज फॉर्म में होगा? एक्सेस वाटर हो गया नहीं तो वेपर के फॉर्म में होगा भी नहीं, वो वेपर के फॉर्म में नहीं होगा। तो कहने का मतलब है CO2 जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? ट्रांसपिरेशन के, ट्रांसपिरेशन के। लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि CO2 कहाँ पे ज्यादा? तो स्टोमाटा में ज्यादा, स्टोमाटा में ज्यादा। लेकिन इसका कंपैरिजन किससे होगा? एटमॉस्फेरिक CO2 से अगर कंपैरिजन होगा। एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन अगर स्टोमाटा के कंसंट्रेशन से कम हुआ, मतलब बाहर कम अंदर ज्यादा। समझ में आ रहा है? बोलो, कोई डाउट? ठीक है, अगर ऐसा होगा तो स्टोमाटा क्लोज होगा, और स्टोमाटा क्लोज हो गया, ठीक है, तो वहां क्लोज होगा तो क्या हो जाएगा? वहां पे तुम्हारा ट्रांसपिरेशन क्या होगा? वहां पे घट जाएगा, तो डिक्रीज कर जाएगा। CO2 बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होगा? देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ता है तो ट्रांसपिरेशन का जो मैकेनिज्म होता है कि वेपर ऑफ वाटर, आई मीन वाटर वेपर जो है वो लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो अंदर का जो वाटर वेपर है उसको बाहर निकलने ही नहीं देगा। इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है जब ज्यादा होगा तो उस टाइम पे ट्रांसपिरेशन क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन होता है। समझ में आया? कोई डाउट बताओ, इसमें कोई दिक्कत? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो फिर से बता देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा हुआ तो अंदर का जो वेपर का फॉर्म में वाटर है वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, तो लॉस होगा तभी तो ट्रांसपिरेशन करेगा। यहाँ लॉस नहीं होगा, वहां पे वो प्रेजेंट होगा, तो वो ट्रांसपिरेशन नहीं कहलाता है। वेपर के फॉर्म में आ भी गया तो लॉस करना पड़ेगा, इसके कारण वो लॉस होने नहीं देगा, तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। यही है इसका मैकेनिज्म। बोलो, कोई दिक्कत? बताओ। बोलो, तुम लोग रिप्लाई करो। कोई डाउट है? नहीं ना? चलो अब इसका एक इंटरनल फैक्टर है, बताओगे? इंटरनल फैक्टर में वाटर कंटेंट्स ऑफ लीफ दिया हुआ है, तो इंटरनल फैक्टर में वाटर कंटेंट्स ऑफ लीफ का मतलब क्या है? इंटरनल फैक्टर इसको बोलते हैं जिसमें है वाटर कंटेंट ऑफ लीफ। चलो बताओगे, वाटर कंटेंट ऑफ लीफ में क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, जब वाटर का कंटेंट लीफ में ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन वहां पे अगर स्टोमाटा क्लोज होगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना कि वाटर कंटेंट ऑफ लीफ का डायरेक्टली रिलेशन जो है, एक तरह से इनडायरेक्टली रिलेशन विथ वाटर ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। उस केस में क्या ट्रांसपिरेशन हाई होगा कि लो होगा? बताओ, ट्रांसपिरेशन लो होगा कि हाई होगा? तो ध्यान रखना कि क्लोजिंग स्टोमाटा अगर हुआ तो वहां पे ट्रांसपिरेशन लो होगा। जब तक ओपनिंग नहीं हुआ तब तक वाटर को वो कंज्यूम नहीं करेगा, और कंज्यूम नहीं करेगा तो वो एक्सेस नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, कभी भी
कि वाटर कंटेंट ऑफ लीफ जो होता है वो इनडायरेक्टली रिलेशन में किसके रहता है, क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। तो कह सकते हैं कि अगर क्लोजर ऑफ स्टोमाटा है तो वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, वो कम होगा, और कम होगा तो स्टोमाटा क्लोज होगा, स्टोमाटा क्लोज होगा तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, रिड्यूस करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिडक्शन वाटर कंटेंट ऑफ लीफ ये क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन करेगा। क्लोजर ऑफ स्टोमाटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। ध्यान रखना कि जहां पे स्टोमाटा का क्लोज हुआ वहां पे ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम होगा, हमेशा ध्यान रखना, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिए। अगर ओपन होता तो ट्रांसपिरेशन हाई होता, तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमेशा देखो कुछ भी कोई भी फैक्टर हम लोग ले रहे हैं, सब में लाइट हो, CO2 हो, या जो भी चीज है, सब में हम लोग फोटोसिंथेसिस को देख रहे हैं। मतलब क्लोजिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, जहां ओपन हो रहा है वहां ट्रांसपिरेशन हाई हो रहा है, जहां क्लोज हो रहा है वहां ट्रांसपिरेशन लो हो रहा है, यही चीज है। चलो इसको नोट करो फटाक से। हो गया, मिटाएं? यस आवाज सर। नहीं आ रही? हाँ चलो देखो, अब हम लोग का नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, समझो। देखो नेक्स्ट फैक्टर है कि रिड्यूस कैसा किया जाए, मीन रिडक्शन कैसे हो। ये तो हम लोग का था कि किस किस कारण से ट्रांसपिरेशन होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे कि किस वजह से कुछ प्लांट में, कुछ केस में ट्रांसपिरेशन लॉस होता है या ट्रांसपिरेशन कम होता है। क्योंकि ट्रांसपिरेशन कम होने का जरूरत है, क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन हुआ तो उस प्लांट को सरवाइव करने के लिए वाटर चाहिए। लेकिन बहुत ऐसा केस है, बहुत ऐसा प्लेस है, बहुत ऐसा एरिया है जहाँ पे पानी का कमी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वो है राजस्थान का डेजर्ट एरिया। वहां पे प्लांट वगैरह जो डेवलप होता है वो मॉडिफाइड है, कोई भी लीफ जो है वो मॉडिफाई करेगा अपने आप को ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो पाए। ट्रांसपिरेशन कम होगा तो वाटर का लॉस कम होगा, वाटर का लॉस होगा तो उसको सर्वाइव में दिक्कत नहीं होता है। अब मान लिया जाए नॉर्मल वहां पे कोई भी हम प्लांट को लगा देंगे, लगाने का लगा देंगे उसको, लेकिन प्रॉपर में वाटर चाहिए। अगर वाटर नहीं मिलेगा तो वो विल्टिंग हो जाएगा, विल्टिंग होगा तो वो मर जाएगा। विल्टिंग मतलब मुरझा जाना, पानी की कमी से ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर सब खत्म हो जाएगा सेल का, और वो ब्रस्ट कर जाएगा। तो कह सकते हैं एक तरह से कि कुछ ऐसा प्लांट है कुछ केस में जो अपने आप को एडॉप्ट किया है, किस लिए, फॉर रिडक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो सबसे पहला रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एडाप्टेशन फॉर रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला क्या है ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म, स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर क्लोजिंग, क्लोजिंग होगा तो ही ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओपनिंग होगा तो ही हो पाएगा, सॉरी क्लोजिंग नहीं, ओपनिंग। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है
वो है संकन स्टोमाटा। स्टोमाटा वेल डेवलप्ड नहीं होगा, वो थोड़ा सिकुड़ा हुआ होगा, जिसके कारण वो जो ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म है वो कर नहीं पाएगा। इसके कारण ये वो जो प्लांट है वो रिड्यूस करेगा। दूसरा दूसरा जो फैक्टर्स है वो है फ्यूअर सर स्टोमाटा। नीरियम मत, क्या? नीरियम। कहाँ पे देखिए मीडियम, बताओ नीरियम सर, नीरियम। स्पेलिंग बोलो। आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रहा बोलो। सर नीरियम एग्जांपल में दिए, नीरियम शंकन स्टमाटा में। अरे वो प्लांट है बाबू, प्लांट का नाम है, ठीक है। देखो, ओके सर। फ्यूअर फ्यूअर स्टोमाटा मतलब स्टोमाटा का अगर नंबर कम रहेगा तो वहां पे वाटर लॉस कम करेगा, मतलब रिडक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा, मतलब रिड्यूस ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट है नैरो लीफ। देखो, नैरो लीव होने से एक फायदा ये है कि जो वेपोराइज्ड वाटर है उसको निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, वो नैरो रहेगा, छोटा रहेगा, वो निकल ही नहीं सकेगा, वहां पे रिडक्शन सॉरी ट्रांसपिरेशन रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद है रिड्यूस्ड एक्सपोज्ड। देखो, रिड्यूस एक्सपोज्ड सरफेसेस, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, रिड्यूस एक्सपोज सरफेसेस में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे फर्स्ट में कुछ ऐसा केस होता है जिसमें लीफ जो है वो डायरेक्टली ओपन एटमॉस्फेयर से नहीं होगा, कभी कोई रोल हो जाएगा, कोई तुम्हारा कर्व हो जाएगा, कोई ट्यूबुलर फॉर्म ले लेगा। तो उस केस में भी जो सरफेस एरिया, अगर एक्सपोज सरफेस एरिया अगर कम होगा तो वहां पे ट्रांसपिरेशन क्या होगा, रिड्यूस करेगा। तो ध्यान रखना, कुछ केस में प्लांट का जो लीफ होता है वो रोल्ड हो जाता है, फोल्डेड हो जाता है एक्सपोज एरिया, तो हम लोग लिख सकते हैं रोल्ड और फोल्डेड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉस ऑफ लीव्स। लॉस ऑफ लीव्स जैसे एग्जांपल में इसका होगा कैक्टस का प्लांट। क्या होगा? कैक्टस का प्लांट। देखो, कैक्टस का प्लांट में तुम देखे होगे उसको पानी का बहुत कम जरूरत पड़ता है, क्योंकि उसका लीफ रहता ही नहीं है, सॉरी लीफ जो है वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मॉडिफिकेशन है, इसको पानी देने का बहुत कम जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर पानी ज्यादा देंगे तो कोई फायदा ही नहीं है और ये यूज भी नहीं करने वाला है। तो इस क्योंकि स्पाइन है तो ट्रांसपिरेशन एकदम कम कर देता है, तो अंदर का पानी लॉस ही नहीं होगा, तो पानी का जरूरत ही नहीं पड़ता है, ये चीज होता है। अब एक लास्ट पार्ट है, वो है तुम्हारा थिक क्यूटिकल। देखो, ध्यान रखना कि कोई भी लीफ सरफेस है, अगर उसको बचाना है तो उसमें एक लेयर होता है प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल लेयर। अगर वो क्यूटिकल मोटा हो जाए, थिक हो जाए, तो उससे जो वेपर का फॉर्म है वाटर का, उसका बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, पैसेज ही नहीं देगा वो, मतलब वो मूवमेंट ही करने नहीं देगा, उसी को बोलते हैं थिक क्यूटिकल। तो इस ये सब प्रोसेस ये सब एडाप्टेशन हो जाता है। एडाप्टेशन फॉर रिड्यूस ट्रांसपिरेशन मतलब कहने का मतलब कुछ प्लांट में अपने आप को अडॉप्ट कर लिया क्योंकि उसको वाटर लॉस नहीं करना है, क्योंकि वो वैसा जगह पे ही रहता है जहाँ पे पानी का कमी है। सबसे अच्छा एग्जांपल कैक्टस है, हम लोग के भी तरफ कैक्टस होता है, तो क्या हम लोग पानी देते हैं? नहीं, हम लोग कभी नहीं उसको पानी देते हैं, ठीक है। यही है तुम्हारा एडाप्टेशन फॉर रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये सब एडाप्ट कर लेगा प्लांट तो कभी भी रिडक्शन सॉरी ट्रांसपिरेशन ज्यादा नहीं होगा। चलो तो नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। ओके सर, नोट। चलो हो गया, मिटा दें? मिटा देना।
चलो ठीक। यस सर। हाँ, नेक्स्ट है तुम्हारा देखो, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन। देखो, सबसे फर्स्ट में सिग्निफिकेंस, क्या इसका इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट। दूसरा होता है सक्शन प्रेशर, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें, देखो, सबसे पहले कोई भी प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, कोई भी है, उसके सेल को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ध्यान रखना, क्या चाहिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो उसका बॉडी का मैकेनिज्म वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? समझना। देखो, ऐसे एक चीज तुम लोग भी देखे होगे, जब किसी भी पर्सन का, चाहे वो जानवर हो या आदमी हो, जब टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, क्या होता है? उसको आप घटाइए, पानी वगैरह हम लोग देते हैं ताकि वो घट जाए। गर्मी के दिन में क्या होता है? हमारा बॉडी जो होता है उसको कूल रखने के लिए क्या करते हैं? तो करते हैं, सॉरी, हम लोग का बॉडी को कूल रखने के लिए तो एक तो फैन वगैरह का यूज करते हैं, लेकिन हमारा खुद जो बॉडी होता है वो एक मैकेनिज्म करता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वेटिंग मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे? स्वेटिंग मैकेनिज्म। अब यहाँ पे एक चीज समझना क्या होता है, ठीक है। देखो, सबसे फर्स्ट में जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है उस टाइम पे जो भी वेपर है, क्योंकि वेपर बना है किसके कारण? टेम्परेचर के कारण। और अगर मान लिया जाए टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होके उस लीफ का जो टेम्परेचर उसको डाउन करता है। क्योंकि अगर लीफ का टेम्परेचर को डाउन नहीं किया तो क्या होगा? तो वहां पे ये जो इफेक्ट है, सॉरी, वहां का जो मैकेनिज्म हो रहा है, वहां पे जो सेल है, सेल के अंदर में क्या हो रहा है? मैकेनिज्म, बहुत सारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो वहां पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके लिए चाहिए इंजाइम, और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वो इंजाइम क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा। और डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर वहां पे दिक्कत क्या होगा? वो सेल वगैरह मरना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केस में वहां पे जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वहां वाटर है, वाटर उसी टेम्परेचर को यूज कर वेपर के फॉर्म में रहता है, और वेपर के फॉर्म में आते ही वो जो लीफ होता है वहां पे कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है, मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे घट जाता है, जिसके कारण इंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और इंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो मैकेनिज्म सही से काम करेगा। बोलो, क्लियर हुआ? कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है, समझ में आया? यस सर। देखो, अब नेक्स्ट है सक्शन प्रेशर। हम पहले तुम लोग को बता चुके हैं कि एब्जॉर्प्शन बाय रूट में कि ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि सक्शन प्रेशर क्या होता है कि नीचे से ऊपर किसी चीज को लाना है तो उसके लिए सक्शन प्रेशर जनरेट कराना पड़ता है। जो हम लोग घर पे मोटर वगैरह लगाते हैं वो मशीन से प्रेशर जनरेट करता है तो वो खींच लेता है, लेकिन प्लांट में तो मशीन लगा हुआ नहीं है। होगा क्या, समझना, ये वाला समझा दिए फिर भी समझना। जैसे मान लो ये लीफ है, ठीक है, लीफ है, तो लीफ में बहुत सारा पानी है, वाटर है, ठीक है, वाटर है तो ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह सब कुछ सही है। जब इस पे सनलाइट पड़ेगा तो ये वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो उससे क्या होगा? जब ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे सारा पानी खाली, अब खाली तो यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा?
घट जाएगा, कंसंट्रेशन घट जाएगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन लो होगा तो उस केस में ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर मूव करके लेके आएगा। तो ट्रांसपिरेशन के कारण ये जो प्रेशर का ग्रेडियंट है या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये मेंटेन होता है, जिसके कारण जहां पे भी ट्रांसपिरेशन है वहां पे लो रहेगा और कहीं अदर एरिया में वाटर ज्यादा हुआ तो वो वहां से मूव कर जाएगा। वही कॉन्सेप्ट हमारा तीसरा पार्ट भी है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हर एक जगह होगा, हर एक जहां पे ग्रीन पार्ट है वहां पे होगा, स्टोमाटल क्यूटिकल वगैरह होने के कारण एक तो सक्शन प्रेशर है कि सैप को लेके जाना, वाटर मिनरल्स को लेके जाना, लेकिन उसके अलावा प्लांट का जितना भी पार्ट है सब जगह ट्रांसपिरेशन होगा, मैकेनिज्म यही होगा और यही मैकेनिज्म सब जगह काम करेगा, तो हर जगह वाटर और मिनरल्स का जो फुलफिल है वो हो जाएगा। यही है इसका सिग्निफिकेंस। बोलो कोई डाउट है? बोलो। से कुछ नहीं बोलना है? अरे कुछ बोलो। सर जो लास्ट क्लास आप स्टोमाटा का स्ट्रक्चर बता रहे थे एक बार फिर से दिखा दीजिएगा। बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको खत्म कर लेते हैं फिर बता देंगे, ठीक है? यस सर। हाँ ये समझ में आ गया ना, कूलिंग इफेक्ट क्यों होगा, सक्शन प्रेशर क्यों होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स क्यों होगा, बताओ। यस सर। चलो ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है, सर इस चैप्टर का जो एक्सपेरिमेंट्स दिया हुआ स्टार्टिंग का गैनॉग्स अच्छा गैंगॉन वगैरह जो है ना, हाँ तो इसको तुम लोग पढ़े नहीं थे? बताओ, हम बता देंगे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बोलो। ट्रांसपिरेशन का वेगिंग मेथड है, वेगिंग मेथड है गॉन्स प्रोटोकॉल, ठीक है उसको बता, पहले इसको खत्म कर लेते हैं फिर, ठीक है? देखो ट्रांसपिरेशन अफेक्ट क्लाइमेट, चलो ट्रांसपिरेशन अफेक्ट क्लाइमेट, क्या होगा इफेक्ट बताओ। सर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। हाँ ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। देखो कुछ एग्जांपल दिया है तुम्हारे बुक में, जैसे सनफ्लावर जो होता है पर डे हाफ से 1.5 लीटर, सॉरी हाफ या फिर 1 लीटर वाटर को लॉस करता है। मेज प्लांट दिया है 2 लीटर, लेकिन जो बड़ा बड़ा ट्री होता है वो 30 लीटर पर डे वाटर को लॉस करता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। इससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ता है। ठीक है चलो सही बात है, लेकिन उस ह्यूमिडिटी से क्या फायदा है और क्या घाटा? देखो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाएगा तो अभी हम जस्ट बताए कि ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट करेगा, और वो ह्यूमिडिटी, सॉरी प्रेशर नहीं, ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाता है तो सनलाइट का जो टेम्परेचर है वो लीफ पे पड़ेगा नहीं और एक्सेस लॉस जो होता है वो होगा नहीं। उस केस में वाटर को तो लॉस करना ही करना है, किसी ना किसी फॉर्म में करेगा ही। जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाता है तो प्लांट का जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो घट जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर उसको मिलेगा नहीं, वाटर वेपर रहेगा तो सारे टेम्परेचर वाटर वेपर ही क्या होगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि अब सिंपल सा चीज है, गर्म चीज पे हम पानी फेंकेंगे तो भाप बनेगा ही बनेगा, सिंपल है। और वो टेम्परेचर क्या होगा, वो टेम्परेचर प्लांट तक पहुंच नहीं पाएगा, जिसके कारण प्लांट में एक्सेस हो जाएगा वाटर। अगर एक्सेस हुआ, अगर वो नहीं निकला तो कहीं ना कहीं सेल ब्रस्ट करेगा। तो इस केस में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ गया, ट्रांसपिरेशन रेट घट गया, तो इस केस में वाटर को तो लॉस करना ही करना है, लेकिन कब करेगा, तो वो जो, सॉरी कैसे करेगा, वो जो करेगा ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में करेगा। क्या करेगा, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, और वही ड्रॉपलेट के फॉर्म में करेगा, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गटेशन। ये बताया था ना कि पहले मान लो एक लीफ है, उसमें भी वाटर का लॉस होगा, वह ड्रॉपलेट के फॉर्म में, वो वेपर के फॉर्म में नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो होना ही है, मतलब एक्सेस तो वाटर का लॉस करना ही है, या तो वेपर के फॉर्म में करे या तो गटेशन, सॉरी ड्रॉपलेट के फॉर्म में करे।
तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा दें तो वो गटेशन कहलाएगा, और ह्यूमिडिटी नहीं है तो ट्रांसपिरेशन कहलाएगा। वाटर तो लॉस होगा ही, वाटर ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा, वहां वेपर के फॉर्म में होगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत बोलो, कोई डाउट है तो पूछ लो तुम लोग, अगर किसी को कुछ लग रहा है कि नहीं हाँ डाउट है। नो सर। अच्छा, अब हम लोग का नेक्स्ट जो है, तुम जो क्वेश्चन पूछे बता देते हैं हम, ठीक है ना। देखो स्टोमाटा का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, थोड़ा इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये दोनों है गार्ड सेल, ठीक है। अंदर का जो वॉल होता है वो कैसा होता है, वो हार्ड होता है, और बाहर का इलास्टिक नेचर का होता है, और ये बीच वाला होगा स्टोमेटल पोर हो गया। क्या हो गया? स्टोमेटल पोर। समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान देना, स्टोमेटल पोर, हैजार्ड और इलास्टिक, ठीक है। अब गार्ड सेल का काम क्या होगा? इसमें वाटर को फिल्डअप करेगा। मैकेनिज्म बता दें, बोलो। देखो, गार्ड सेल में वाटर का फिल्डअप होगा। अब जब वाटर पूरी तरीके से फिल कर जाएगा तो वाटर जो होता है वॉल पे प्रेशर लगा, तो वॉल भी प्रेशर लगाएगा। दोनों प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल जैसे ही होगा तो इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। जैसे ही इक्वल हुआ, जैसे ही टर्गर प्रेशर मेंटेन हुआ, वो तुरंत गार्ड सेल क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ओपन हो जाएगा, ठीक है। गार्ड सेल स्वेलअप करेगा, एंड ये जो है ये इस तरह का मैकेनिज्म शो करेगा। ये इस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, पूरा तरीके से ये ओपन हो गया, जिसको बोलते हैं ओपन स्टोमेटल पोर। अब यहाँ से CO2 अंदर आएगा, ठीक है, और वाटर यहाँ से तो यूज होना ही होना है, वाटर यूज होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत? नो सर, नो प्रॉब्लम। चलो, ये चीज है। खैर स्टोमाटा का मैकेनिज्म तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। बता दें? यस सर। अब एक एक्सपेरिमेंट बचा है, ठीक है, उसको भी हम बता देते हैं। एक मिनट देख लेते हैं इसको। चलो देखो, सबसे पहला है तुम्हारा मेजरमेंट ऑफ ट्रांसलेशन में है वेगिंग मेथड। वेगिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम के बारे में पता करेंगे, ठीक है। कैसे पता करना है समझो, ठीक है। एक हम जार लेते हैं, ठीक है, और उस जार में हम डाल देते हैं प्लांट, और उसी में एक मीटर निकालते हैं जो वाटर से फिल्ड अप होता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे तो लॉस ऑफ वाटर दिखाना है वेपर के फॉर्म में, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम टेम्परेचर में दे देंगे। देखो फिगर देखना कैसे है, ये हमारा जार है, ठीक है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ हमारा फ्लावर है, और यहाँ से एक मीटर लगा हुआ है जो कि वाटर का मीटर है, मतलब यहाँ पे पानी फिल्डअप किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे टाइम पीरियड के साथ साथ में इसका मेजरमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम से पता करेंगे, ठीक है। अभी ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है तो पूरा फिल्डअप है, लेकिन जैसे ही ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब यहाँ से वाटर का लॉस हो गया, चलो वाटर का यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है, वाटर का लॉस हो गया। जैसे ही वाटर का लॉस हो गया तो यहाँ भी तो कमी होगा, इधर भी तो कमी होगा, क्योंकि इसको तो वाटर हमेशा चाहिए होगा। ये वाटर यहाँ से क्या होगा, इसको लेगा,
जैसे जैसे इसको वो इंक्रीज आई मीन इनटेक करते रहेगा, ये वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करते होगा, और ये इस तरह से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा। समझ में आया? बोलो। ये छोटा सा था, इजी था, कोई दिक्कत? नो ठीक है। नेक्स्ट जो, ये तो वेगिंग मेथड था, और एक है अनदर वेगिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें वाटर डालते हैं, ठीक है, और उस वाटर में हम लोग ऑयल का एक लेयर भी बना देते हैं, ऑयल का लेयर। उस ऑयल का लेयर का भी एक हम लोग देख लेते हैं वॉल्यूम की कहाँ है, नहीं है। उसमें भी वही चीज होता है जो वेगिंग मेथड में होता है। वेगिंग मेथड में क्या होता है, वाटर धीरे धीरे गया था, यहाँ पे ऑयल तो ऊपर में है, पानी नीचे में है, पानी बाहर निकलेगा, ऑयल का जो लेवल है वो धीरे धीरे घटते जाएगा। ये दूसरा वेगिंग मेथड है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ भी है कि एक टेस्ट ट्यूब को हम लोग फील्ड करते हैं वाटर से, और वहां पे रूट वगैरह नहीं रहता है, फिर भी हम उसको डाल देते हैं, ठीक है। जो तो जब लॉस ऑफ वाटर होता है उस टाइम पे क्या होगा, वो लॉस ऑफ जो वाटर होगा उस टाइम पे क्या होगा, वहां पे कमी आएगा। दूसरा चीज क्या है कि बिना रूट का जब हम डालेंगे तो उसमें क्या होगा, वाटर का जो लॉस हो जाता है वो सूट रीजन से लॉस हो जाता है, क्योंकि दो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एक तो हम ऐसे डाल दिए उसमें कुछ है नहीं, टेम्परेचर वगैरह दिए नहीं, दूसरा में टेम्परेचर वगैरह देंगे तो फिर वही ऑयल का लेयर भी नीचे जाएगा, तो पानी का लेयर भी नीचे जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि स्टेम हो या रूट हो, जहां वाटर वो खींच रहा है वहां पे लॉस होगा, क्योंकि वो वाटर बार बार प्लांट लेता है। यही है तुम्हारा दूसरा वेगिंग मेथड। एक मीटर वाला था, एक ऑयल वाला है, ठीक है, समझे? उसमें यस कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है। चलो, अब एक है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट जो है, वो दूसरा एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा ये फोटोमीटर मेथड। फोटोमीटर क्या है कि हम लोग, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग ये पता कर लेते हैं कि वाटर का कितना लॉस, सॉरी वाटर कितना इनटेक कर रहा है। जैसे कोई तो कोई होगा कि हाँ वो एक प्लांट कितना वाटर का इनटेक कर रहा है, तो वहां पे भी हम लोग ये देखते हैं, ठीक है ना, कि कितना देर में वो वाटर को लॉस करता है, फिर वो उसका क्या रेट है। तो ये डायरेक्टली रिलेट करता है ट्रांसपिरेशन से, ध्यान रखना, किससे, ट्रांसपिरेशन से। अब है गेनॉन्स फोटोमीटर, ठीक है। देखो, गेनॉन्स फोटोमीटर जो होता है ये एक तरह का पूरा एक सेटअप है। वहां पे ध्यान देना क्या लिखा हुआ है अपने फिगर में, फिगर हम नहीं बना रहे, सामने देखो, ठीक है। सबसे पहले गेनॉन्स फोटोमीटर को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बकेट लेते हैं, उसमें कलर्ड वाटर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद वहां से आगे एक ट्यूब को निकालते हैं और उस ट्यूब में प्लांट डाल देते हैं, ठीक है। और वो जो ट्यूब है उस ट्यूब में बबल्स के फॉर्म में जाता है। देखो, बबल्स के फॉर्म में क्यों जाएगा समझना, क्योंकि वहां कैपिलरी एक्शन होता है, और कैपिलरी एक्शन में छोटे छोटे फॉर्म में वो जाएगा। उस ट्यूब में एक तरफ देखो दो एक मतलब कह सकते हैं, दो एक कंटेनर या जार बोल सकते हो, एक में प्लांट रखा हुआ है और एक में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। वहां पे लगा हुआ क्या, स्टॉप कॉक, ठीक है, जो कि हम लोग स्टॉक कर सकते हैं। यहाँ देखो, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वाटर का वाटर जब वहां से मूव करेगा तो सबसे पहले क्या है, कैसे होगा कि ये, उसमें भी सेम कंडीशन है, ये है और ये हमारा ट्यूब है, इसी में एक मीटर लगा हुआ है, गेनॉन्स फोटोमीटर। एक यहाँ पे देखो होगा और एक यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे कॉक लगा दिए, यहाँ पानी भर गया, इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पे प्लांट है और ये जो है पिंक कलर का इसमें वाटर है, और ये बबल्स के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। और ये जो बकेट है इसमें भी जो वाटर है वो पिंक कलर का है। अब यहाँ पे भी वही चीज होना है। होना क्या है कि अगर मान लो इसको सनलाइट मिला, तो ये जो है वाटर को लॉस करेगा। तो यहाँ जो मीटर लगा हुआ है ना, वो मीटर मतलब बताता है कि कितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बता देता है, ठीक है। अगर सनलाइट यहाँ पे ज्यादा देंगे तो यहाँ पे मीटर ज्यादा शो करेगा, क्योंकि यहाँ से वाटर उतना ही ज्यादा तौर पे वो लॉस होगा। लेकिन जब भी ये जाएगा वो बबल्स के फॉर्म में जाएगा, और यही होता है गेनॉन्स मीटर, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग
ट्रांसपिरेशन का मेजरिंग, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन का मेजरिंग हो रहा है, इसलिए गैलॉन्स मीटर का यूज करते हैं। ट्रांसपिरेशन कैसा होता है पता है? वो तो नॉर्मल तुम लोग भी घर में इसको कर सकते हो कि एक जार लो, उसमें कोई प्लांट को डाल दो, ठीक है, रूट समेत, उसके ऊपर में प्लास्टिक बांधो, प्लास्टिक बांध के उसको धूप में छोड़ दो, देखना वो प्लास्टिक में वेपर आ जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है। वही चीज यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बता देता है, जो कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये वहां पे मूव धीरे धीरे करेगा। यही है तुम्हारा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तुम लोग एक बार पढ़ लेना गैनॉन्स, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, ठीक है, एक बार उसको पढ़ लेना। ये हम ओके सर। हाँ ठीक है, ये कलर्ड है, ठीक है। इसका कुछ लिमिटेशन वगैरह भी है, मतलब कि प्रिकॉशन के तौर पे क्या करना है, फोटोमीटर के वाटर को टाइट रखना है, ट्यूब वगैरह जो होता है वो ऑब्लिकली काटना, स्ट्रेट नहीं काट सकते हैं। लिमिटेशन यही है कि बहुत लंबे टाइम तक ये सरवाइव नहीं करता है, तो इसको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। ये सब लिमिटेशन बुक से पढ़ लेना, हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार बात करना की, ठीक है। देखो एक्सपेरिमेंट हम बता देते हैं, हम तुमको एक ओवरव्यू दे दिए कि ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंट खुद से पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं समझ में आया तब फिर पूछो, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट चीज क्या है ना, ये एक प्रैक्टिकल चीज है, जो तुम लोग जितने अच्छे से उसको पढ़ोगे ना, हमारे बताने पे हो सकता है तुम उसको स्किप कर जाओ, लेकिन या भूल जाओ, लेकिन तुम अगर अपने से उसको ध्यान से पढ़ोगे तो तुमको अपने आप खुद ब खुद तुमको समझ में आएगा कहाँ क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन रहता है, और प्रैक्टिकल ही एग्जैक्टली साइंस को डिफाइन करता है, सिंपल सा चीज है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अगर हम तुमको थ्योरी बता दिए सारे तीनों एक्सपेरिमेंट का, उसको पढ़ो, अगर कुछ डाउट होता है या कुछ समझ में नहीं आता, जैसे कैपिलरीज है, बबल्स वगैरह है, वो नहीं समझ में आता है, तो हम नेक्स्ट क्लास फिर बता देंगे, ठीक है, बट उसको अपने से पढ़ो, ठीक है। बाकी बात तुम समझाई दिए, समझे? ओके सर। चलो ठीक है, फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, 2 चैप्टर खत्म हो गया ना, नेक्स्ट क्लास क्या क्या स्टार्ट करना है बताओ? नेक्स्ट क्लास कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए? वैसे नेक्स्ट क्लास हम सोच रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन या एब्जॉर्प्शन बाय रूट दोनों का हम नोट्स नहीं लिखवाएं, ठीक है, हम सोच रहे हैं कि अभी कम से कम एक चैप्टर का लिखवा दें, तो नेक्स्ट क्लास ट्रांसपिरेशन या एब्जॉर्प्शन बाय रूट दोनों में से कोई एक चैप्टर का नोट्स लिखाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि खत्म करना भी जरूरी है, सिर्फ सर समझाना। मिड टर्म में बस चैप्टर 2, 4, 5, 8 और 9 ही आ रहे हैं। 2, 4, 5, 8 और 9 एक्सटेंड रुको, 2, 4, 5, 8 और 9 मतलब हो चुका है ना? यस सर। चलो ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इस दोनों चैप्टर को लिख लेते हैं, नोट्स लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स लिखना भी जरूरी है। देन फिर तुम्हारा एग्जाम खत्म होते होते ये खत्म हो जाएगा, देन फिर हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ज्यादा है नहीं, इससे परेशान होने का जरूरत है नहीं, हम लोग पास टाइम बहुत है। नोट्स नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं नोट्स, ठीक है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट से ही स्टार्ट करते हैं ताकि वो सीरियल लिखा हुआ रहे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। ओके वेलकम।